नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। मध्य पूर्व के युद्ध को लेकर बड़ा डेवलपमेंट आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बड़ी सकारात्मक बातचीत चल रही है और 5 दिन तक वो किसी ईरान के एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ईरानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान के पास ऐसा कोई बातचीत का प्रस्ताव नहीं है। ईरान कोई बातचीत नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बयान दिया। इस युद्ध को लेकर उनका पहला बयान था। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर से। सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है। सतीश सर, सबसे पहले तो ट्रंप साहब पर ही बात करते हैं। सर, ट्रंप साहब ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। वो 48 घंटे सुबह 5 बजे खत्म होते, उससे पहले ही अब वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ बड़ी सकारात्मक बातचीत चल रही है और 5 दिनों तक कहीं कोई हमला नहीं किया जाएगा, किसी एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट पर हमला नहीं किया जाएगा ईरान के। देखिए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। सर। ये मैं समझता हूं विक्रांत जी कि ये अमेरिका ने एक प्रकार का हथियार डाला। हाँ। और अमेरिका की मैं हाल के सालों में शायद वियतनाम वार के बाद इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतनी बड़ी बेइज्जती या इतनी बड़ी हार मेरी कल्पना में नहीं आता है, मेरे अनुभव में नहीं आता है। कि पहले तो आप 48 घंटे का धमकी दे रहे हैं कि सब बर्बाद कर देंगे, डेथ ऑफ ईरान, हाँ। ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। और 24 घंटे पूरे नहीं हुए और आपने कहा कि जी 5 दिनों तक कुछ नहीं करेंगे। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी हार के रूप में मैं देखता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान ने ताबड़तोड़ हमलों का उससे ताबड़तोड़ जवाब दिया, वहीं पे लग गया और इनको जोकर तक बोला, क्लाउन हम्म। जोकर बता दिया। अभी जो जवाब आया, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ईरान किस हद तक तैयार था, है या तैयार है। है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इजराइल के भीतर जाके एक दिन में पूरा ईस्ट, सेंट्रल और साउथ जो ईरान है, वहां रडार को तोड़ के, आयरन डोम को तोड़ के एकदम से वहां पर हाहाकार मचा दिया ईरान ने। ये तब हुआ जब नटांज पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसका, वहां पर हमला हुआ। उसका जवाब भी इसने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर तक पहुंच के दिया। हम्म। बाद में एक हमला बूशहर नाम के भी न्यूक्लियर सेंटर पर हुआ है, उसके पास हुआ, जिसके बारे में रशिया ने कहा कि ये बेहद खतरनाक है। तो मुझे ऐसा लगता है, और आपने पहले भी देखा था कि जब पास के गैस फील्ड में मारा था, इजराइल ने बम मारा था, जिसको अमेरिका ने गलती बताया था, हम्म। बोला था गुस्से में कर दिया। उसका भी जवाब ईरान ने रातों रात, वो जो लफलान कौन सा जगह है हाँ, रास्ते कतार अफगान। में, जहां हाँ, रास लफलान या क्या बोलते हैं, जो भी है, जी। उसको मार के जो है, मतलब एक तरह से तबाही कर दिया। हम्म। तो ये था कि, और अच्छा, पहले जो है ईरान ड्रोन मार रहा था, ड्रोन, मिसाइल उतने नहीं लगा रहा था। हाँ। लेकिन बाद में जब डियागो गर्सिया तक पहुंच गया, इराक में वो अमेरिका का जो सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट्स हैं उसके ऊपर कहां कहां से निशाना आ गए, और फिर इजराइल में घुस के मारा। तो ये स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही थी कि जो बड़े वाले मिसाइल है, एक दो, अभी उसने सिर्फ एक दो निकाले थे। हाँ। एक बात। दूसरी बात, अगर आप देखें कि जो अमेरिका ने 48 घंटे की धमकी दी थी ट्रंप ने, तो उसके जवाब में ईरान ने क्या कहा था हम्म। कि जो भी अमेरिका के और बाकी जो उनके दोस्तों के एनर्जी ठिकाने हैं, जो पानी साफ हाँ। किया जाता है वो है हारमूज में। हारमूज जो है, उसमें जो माइन लगाने की बात है, तो भाई हर तरह से धमकी का जवाब धमकी से दिया जा रहा था, और वो कुछ भी करने की स्थिति में थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं तो, ऐसा मुझे कल तक लग रहा था कि अब जो है कहीं ये न्यूक्लियर ना हो जाए,
कोई न्यूक्लियर हमला ना हो जाए। हाँ। तो हमें लगता है कि जो जो मेरा ये मतलब एक 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 अपना विवरण है, एक अपनी समझ है कि ये जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर पर बात आई और जो ईरान की का जो एक भयानक जवाबी एक धमकी आई, उसके बाद कुछ न कुछ पर्दे के पीछे बात चली है। हम्म। और ऐसा भी मैं मानता हूं कि इसमें रूस और चीन का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि रूस और चीन के जो बयान पिछले 24 घंटे में आए हैं, वो एकदम साफ साफ बता रहा है कि ये युद्ध बेहद खतरनाक होता जा रहा है। ये जो ईरान में जो ठिकाने पर हमले किए जा रहे हैं, ये बेहद खतरनाक है और ये स्वीकार नहीं है। तो ये इस तरह का जब भाव बवंडर पैदा हो जाए और अमेरिका को भी लगे कि भाई इजराइल कुछ और चाहता है, अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है शायद कुछ और है। देखिए, अमेरिका का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है मेरे हाँ। हिसाब से हाँ। कि अमेरिका चाहता है कि पूरे तेल पर कब्जा हो, हम्म। पूरा मिडिल ईस्ट के गल्फ के तेल पर कब्जा हो। ये उसका एकमात्र उद्देश्य है। इजराइल का वो उद्देश्य नहीं है। इजराइल का उद्देश्य ये है कि जो एक हमारे पड़ोस में उसके लिए एक राक्षस पैदा हो गया है, उसको नेस्त नाबूद किया जाए। हम्म। शायद ये बात मतलब अमेरिका को ये बात समझ में आती है कि इस राक्षस नुमा जो एक मैंने दिखाई पड़ा है, उसको खत्म करने से बढ़िया इससे तो ज्यादा इजराइल का फायदा होगा। हो सकता है अमेरिका को इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान हो जाए। बिल्कुल सही और बात। मुझे लगता है ये स्थिति कहीं बीच बीच में है। इसलिए ट्रंप जो है पीछे हटा है 5 रोज के लिए, है ना, 5 रोज के लिए। और जो तरह तरह के बयान दे रहा था वो कि ईरान की लीडरशिप बर्बाद हो गई, वो अब कोई बात करने वाला भी नहीं बचा है, पूरा डेथ ऑफ ईरान हो गया, ये हो गया वो हो गया, सब नेस्त नाबूद हो गया। अब आप देखिए, इतना बड़ा सच में वो जोकर साबित हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक सेंस आया हम्म। है ट्रंप में, अगर उसके लोगों ने उसको बता दिया है कि इसके अंजाम क्या होने वाले हैं, तो ये अच्छा ही हुआ है। हाँ। जी। सर, एक चीज ये समझना चाहूंगा कि ईरान जब खामेनेई साहब की पहले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई, वो मारे गए, उसके बाद से जिस तरह का ईरान ने जवाब दिया है, ये लगता है जो एक कहावत है कि सर पे कफन बांध लिया कि हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे। और इसके पीछे क्या, ईरान का एक तो जवाबी हमला, और दूसरा सर ट्रम्प साहब जो है वो बड़े बिजनेस माइंडेड भी माने जाते हैं। तो जिस तरीके से आज उनका ट्वीट आते ही तेल की कीमतों में 10% के करीब गिरावट हुई, और सर अभी अमेरिकी शेयर बाजार खुलने भी वाला था, जैसे ही उनका ट्वीट आया उसके बाद अमेरिकी शेयर बाजार खुलना था, पूरी दुनिया के शेयर बाजार आज तहस नहस हो गए। उनका अपने शेयर बाजार को बचाने की कोई कोशिश भी हो सकती है, वो सब चीजें भी उनके कंसिडरेशन में रही होंगी। बिल्कुल रही होगी। और उनको समझा दिया गया होगा कि एक को आप नेस्त नाबूद करने चले थे, कहीं आप ही ना पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। हम्म। और जिस प्रकार से अमेरिका का इकोनॉमी या पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो विभीषिका का शिकार हो रही है, हम्म। तो ये बात तो उनके समझ में आया होगा। हो सकता है उनके लोगों ने समझाया हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वो चकमा भी देने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता हाँ। है कभी कभी ना इस तरह के चकमे दे दिए जाते हैं। हाँ। तो चकमा भी अगर वो दे रहे हैं, तो अभी तक तो वो चकमा खा रहे हैं, और हाँ। आगे चकमा नहीं खाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ। तो उनका ब्लफ जो है, हम्म। ये ब्लफ अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। हम्म। लेकिन ये सोच के वो उन्होंने ब्लफ सोच के ऐसी बात कही है कि 5 दिन तक कोई हमला नहीं करेंगे, और कोई बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो ठहर पाएगा। हम्म। क्योंकि ईरान ने, जैसा आपने कहा, वो कुर्बानी का इतिहास है उसका। हम्म। वो कुर्बानी से ही, एक प्रकार से मैं कहता हूं कि जो इस्लामिक ईरान है, जो शिया ईरान है, वो पैदा ही हुआ है कुर्बानी से। हाँ। आपको आपको पता होगा, आपके दर्शकों को पता होगा कि जब इराक को फूक करके, चढ़ा करके, जब ईरान में 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ,
हम्म। तो उसके बाद ईरान और इराक का युद्ध हुआ, और इराक के पीछे उस समय अमेरिका था उस वक्त। हाँ। उसमें ईरान के 1 करोड़ के लगभग लोग मारे गए थे। लेकिन फिर देखिए, 1 करोड़ लोगों के मारे जाने के बावजूद कितने कम समय में वो आज दुनिया के सुपर पावर को जो है, मतलब मिट्टी में पलीत करके छोड़ दिया, इतना तो जरूर कहना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि उसने दिखा दिया, वहां पढ़ाई लिखाई बहुत है, एजुकेटेड है हाँ। पूरा ईरान। हाँ। बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई है, बड़े अध्ययन वाले लोग हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में भी बहुत उन्नत है। वो वहाँ की यूनिवर्सिटीज बहुत उन्नत है, और वो पर्शियन सिविलाइजेशन का है। तो उन लोगों ने दिखा दिया कि अपने बलबूते कौन कौन से तकनीक से कैसे चीजें बिल्ड की जाती, हम्म। और कैसा करके दिखाया कि 100 किलोमीटर से लेकर के 4,000 5,000 किलोमीटर तक के वो मिसाइल दागने के का मुजाहरा कर रहा है, उसका एग्जीबिशन दे रहा है। अभी तो बड़ा वाला कई तो मिसाइल उसके हाँ। निकले नहीं थे। हाँ बिल्कुल। तो अभी तो कहा गया कि जब डियागो गार्सिया पे मारा तो वो 4,000 किलोमीटर के लगभग का था। तब इजराइल ने बवंडर फैलाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की इजराइल अपने हित में, कि ये तो यूरोप में ब्रसेल्स और कहाँ कहाँ लंदन पंदन सब मार दे सकता, पेरिस मार दे सकता है ईरान। तो अब क्या पूरा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी देख रही है। मतलब इजराइल का था कि पूरी तरह से सबको ले दे के लाया जाए, इसमें घसीटा जाए। हम्म। लेकिन शायद ये अमेरिका को समझ में आ गया कि ये जो है, उसके लिए ये वाला जुआ जो है इस बार गड़बड़ हो रहा। दूसरी बात देखिए, ईरान के एक बहुत बड़े नेता ने इस बात का दावा किया कि भाई 12 दिन का जो लड़ाई हुआ था पिछली बार, हम्म। हुआ था ना, जी। जब हाँ। अमेरिका इसराइल ने हमला हाँ। किया था, तो उसी समय उन लोगों को समझ में आ गई थी कि ये और होगा, फिर ये करेंगे। हाँ। तो उन्होंने पूरा जो है ईरान में, जो आपने कहा कि सुप्रीम लीडर मारे गए, उन्होंने पूरा एक ढांचा बना रखा है, ये हाँ। मरेगा तो ये मरेगा तो ये। और यही चीज हर चीज में लागू है, हाँ। चाहे वो फौज में हो, चाहे सूचना में हो, चाहे इंटेलिजेंस में हो, चाहे वो सुप्रीम काउंसिल में हो, चाहे वो आयतोला में हो, वो हम्म। सब उनका सेट है। दूसरी बात जो हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है, वो ये है कि उन्होंने अपने रणनीति में एक बड़ा बदलाव ये किया था कि भाई सारा कुछ तेहरान से गाइडेड नहीं होगा। हाँ। तो उनके जो 31 डिवीजनों में सारी चीजों को बांट दिया और उनको फ्री कर दिया। हाँ। उनको फ्री कर दिया कि तुम अपना अपना 31, जो एक तरह से 31 फौज हो गई, हाँ। एक एकीकृत फौज की जगह, कि आप अपने से स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। तो ये वाला जो ढांचा था, तो इतने लोग जब शुरू में ही मार दिए गए, 40-50 नेता, सूचना मंत्री मारे गए, पूरा बिल्कुल सही सैन्य बात। कमांड ऊपर का मारा गया, अयतोला मारे गए जो सुप्रीम लीडर थे, कई ऐसे लोग मारे गए। तो सबका सेकंड लाइन थर्ड लाइन सब तैयार है। तो हम्म। जो कौम, जो मुल्क, मतलब इतनी तैयारी से हो और जिसका इतिहास कुर्बानी का रहा हो, जो कि मरने से नहीं डरता है, तो उससे लड़ना बड़ा मुश्किल काम बिल्कुल है। सही ये बात। बहुत मुश्किल काम है। और ऐसे भी आप ईरान के बारे में पढ़िए, ईरान को पढ़िए खुद। तेहरान चारों तरफ से तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हाँ। तो पहाड़, पठार, पत्थर, गुफा, खोह, और उसके बीच में ये सब नदी, समंदर, हाँ। इस तरह का तो उसका टेरेन है। हम्म। जब उसका इस तरह का भौगोलिक ढांचा है, तो आप पहाड़ में, पठार में कितना बम मारिएगा भाई। हाँ। अब जो बम मार के अगर पहाड़े को आप ध्वस्त करना चाहते हैं, तो वो बम भी पहाड़ जैसा होना चाहिए। हाँ। तो कितना खर्चा इन लोगों का। कहा गया है, सुना है, पढ़ा है कि जो ईरान को बनाने में ड्रोन लग रहे थे, वो $20,000 में बन हाँ। रहे थे, और उसको रोकने में जो खर्चा हो रहा था वो $1.5 करोड़ में हो रहा था। तो आप रोकते रोकते थक गए, या खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके पास तो ड्रोन का एकदम समझिए कि एक संसार उसने हाँ बना रखा था, पूरा अपना। है ना। हाँ। हाँ, और सबको गुफा में, पहाड़ में 500-500 मीटर काट काट के अंदर जमीन में रखा हुआ है।
तो कितना मारेंगे? मारा है बहुत, 8,000 7,000 जगहों पर हमला किया गया है ईरान में। लेकिन हमला भाई पहुंचना भी तो चाहिए, 500-500 माने जमीन से आधा आधा किलोमीटर अंदर, वो भी पहाड़ के अंदर और पठार के अंदर, तो हाँ, पहुंचना तो बड़ा मुश्किल काम है ना? हाँ, तो ये वाली चीज है। और वो कहीं से कह, तो मैं तो ऐसी मजाक में कह रहा था कि गली से या नली से, हाँ, नली से हाँ, कहां से वो मिसाइल फेंक दे रहा है, कहां से ड्रोन उड़ा दे रहा है, ये पता लगाना एकदम बेहद मुश्किल काम है। हाँ, तो ये वाला जो एसिमेट्रिकल प्लस प्लस क्या कहते हैं, ये मिसाइल के युद्ध और ड्रोन के युद्ध में आटा का भाव जो है अमेरिका और इजराइल वाले को पता चल पता गया। चल गया। सर, आज एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संसद में बोला, और उन्होंने बताया पूरा कि किस तरीके से और कैसे देश तैयार है। तो किस तरह से प्रधानमंत्री जी के भाषण को लिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो स्वागत योग्य है कि 24 दिन बाद देश के सामने तो आए। हाँ। ये स्वागत योग्य है। हम्म। स्वागत योग्य है कि भाई आए तो। और मैंने एक अपनी टिप्पणी सोची कि मैं टिप्पणी आज क्या करूं देश हाँ, के मीडिया में। तो हाँ, मैंने ये कहा है, और मैं आपके यहां भी दोहरा रहा हूं, कि हाँ, 12 साल में पहली बार हाँ। जो देश की सरकार है उसने माना है कि स्थिति विषम है, अप्रत्याशित है, और हम्म। ये लंबा चलने वाला, ये पहली बार है। हम्म। कोविड के समय भी इस आवाज में खतरे को नहीं बताया गया था। हाँ। जैसा कि आज स्वीकारोक्ति की गई है, तो आज जो है मुझे लगता है मोदी जी का सच के साथ सामना हो गया। हम्म। और जो आवाज थी, जो टोन एंड टेनर था, वो आप भली भांति हम्म। भाप सकते हैं क्या था। जब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अनप्रेसिडेंटेड, हम्म। अप्रत्याशित और लंबा चलने वाला ये संकट है जिसका भारत पर बहुत ज्यादा कुप्रभाव है, उन्होंने इस बात को कहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, ये उन्होंने यकीन दिलाने की जरूर कोशिश की कि तेल गैस को लेकर, चाहे क्या बोलते हैं, खाद उर्वरक को हाँ। लेकर, किसानों को लेकर कष्ट नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन कष्ट है। ये उन्होंने माना कि ये कष्ट हम्म। है। लेकिन तो कोई भी सरकार ऐसे बोलती है, तो चलिए कम से कम माना तो। एक तो ये बात है। और बहुत पहली बार माना, हम तो हम्म। कहेंगे, जी। है ना? और हाँ। अफवाह फैलाने वाले इस तरह का, तो अफवाह फैला कैसे? हम्म। अगर वो शुरू में दो गलतियां हुई भारत सरकार से। हाँ। एक तो कि प्रधानमंत्री 1 to 10 है, अपने कैबिनेट में भी, अपने पार्टी में भी, अपने हाँ। गठबंधन में भी। हाँ। तो आके कोई नीचे छोटा वाला जिसको कोई पूछता उछता नहीं है, वो आके बोलता है तो उसका कोई वैल्यू देता नहीं। हाँ। तो वो अगर पहले शुरू में आके ये सारी बातें बताते, तो ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता, हम्म। उससे ज्यादा लोग तैयार रहते। तो हम्म। अफवाह का जो उन्होंने आज बिना किसी का नाम नहीं लिया, आपने हाँ। देखा। ये हाँ। एक राजनेता का भाषण होना होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने आज दिया है। हाँ। आज तो कभी भी वो बोलते हैं तो कुछ विपक्ष की तरफ उनका एक मिसाइल दगा रहता है। हाँ। आज नहीं था वो। हाँ। आज जो है, जब उन्होंने ये बातें कही, जो कुछ भी कहा, तो ये लग रहा था कि वाकई संकट बहुत बड़ा है, हम्म। जिसको सरकार भी स्वीकार करे, हम्म। अब कर रही। तो यही पहले कर देते। हम्म। तो एक तो गलती ये हुई, क्योंकि और बाकियों का तो कोई इस ढंग से पूछ है नहीं, और हम्म। ना उनकी आवाज में उतना दम है, बिल्कुल। क्योंकि उनको आवाज बढ़ने नहीं दिया गया है। हम्म। एक गलती ये हुई। दूसरी गलती जो हमको लगता है, जिसमें बाद में इन लोगों ने सुधार किया, कि शुरुआत में इनको भी शायद लगा कि ये 3 4 5 दिन में जो हाँ। है ईरान निपट जाएगा। इजराइल जो है कभी कभी हमारी मदद भी कर देता है। और उन लोगों ने झांसे में आके मतलब एक दो बयान दिए या नहीं दिए, हाँ। जो नहीं दिया, जो किया, उसका एक गलत मैसेज गया। हम्म। ऐसा लगा कि जैसे भारत पूरी तरह से इजराइल के साथ। हाँ। बाद में इसको उन्होंने दूर किया। बाद में ईरान के राष्ट्रपति से भी मोदी जी ने बात की 2 बार। उनके विदेश मंत्री से लगातार हमारे विदेश मंत्री की कई बार बातचीत हुई। ये सब बाद में भूल चूक लेनी हाँ। देनी में सुधार था। हाँ। तो इसलिए अब
दो पहले पार किए, दो शायद आज पार किए हैं जहाज, हाँ है ना। बिल्कुल। और इनको समझ में आ गया कि भाई अब जो स्थिति है उसमें ईरान तो बहुत 24 दिन तक भारी पड़ रहा है, हाँ इस तक डट गया, और अब वो बिखर नहीं रहा है, तो वो परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन जो है, अच्छा एक दो चीज और इसमें बोलूंगा जी प्रधानमंत्री जी के भाषण को लेके, जी। कि देखिए आवाज भारत का हित में ऐसा था ही नहीं हम्म, कि हम जो है ट्रंप के आगे जो है झुक जाएं। हाँ, अभी तक तो आरोप लगता रहा कि ट्रंप के हाथों हम लोग सरेंडर हो गए, लेकिन ये ऐसा ये स्थिति है कि भाई ट्रंप को ये जवाब देने का आज मौका था कि भैया तुम जो एक तरफा डील हमसे कहलवा लिए हो, वो हाँ, अब वर्तमान और इवॉल्विंग सिचुएशन में संभव नहीं है। आज ट्रंप के सामने खड़ा होने का वक्त था। कहो कि भैया ट्रेड डील जो तुमने तय किया 18-0 वाला, कि हाँ, तुम्हारा हमारे वाले पे 18 और तुम्हारे वाले पे 0, वो भी $500 बिलियन का जो हाँ, व्यापार है, तो व्यापार की शर्तें जो है कहा गया पहले सरकारी अमले से कि भाई नए सिरे से अब वो होगा। तो आज ये कहने का मौका था कि भाई अब तो तुमको दरकार हमारी है, हाँ, हमारी दरकार तो हमारी अब तुम्हारी एक तरफा दरकार तो है नहीं। बिल्कुल। एक बात ये, और दूसरा ये कहने का भी मौका था, भले कहा नहीं जाता है डिप्लोमेसी में, फिर भी कहना चाहिए हाँ कि भाई बदली हुई परिस्थितियों में जो तुमने ईरान के तेल से या हाँ रूस के तेल से जो हाँ सैंक्शन प्रतिबंध हटाए हैं मजबूरी में, तो अब ये मान के चलो कि तुम जो तेल के थानेदार बने हुए हो, तो हम उसको बांधते नहीं, हम रूस से तेल लेते थे, बीच हम्म, में दबाव में झुके, बीच में दबाव में कम किया, अब हम नहीं करने की स्थिति में। हम्म, ये कहना चाहिए था, तरीके से कहते कि कोई हम ही भाषण दे देते हैं कि क्या कहना चाहिए था। हाँ हाँ बहुत आसान है कहना, है हाँ कि नहीं। बिल्कुल। बहुत आज जो बुद्ध, आज बुद्ध प्रधानमंत्री जी को याद आए हैं, शांति, हाँ डिप्लोमेसी, बातचीत, ये मानवीयता, सब कुछ आज याद पड़ा है मोदी जी को। हाँ, तो चलो उसका भी हम स्वागत कर देते हैं, ये पहले कर देते ना, यही बतवा पहले बोल देते, क्या दिक्कत थी। सही बात है। इसमें से कहा कोई आप दिखाड़ हो रहे हैं कि आपके खिलाफ अमेरिका हो जाएगा या हाँ आपके खिलाफ कोई, अरे हम शांति की बात रूस यूक्रेन में भी करते हैं, हाँ लेकिन हम क्या रूस के साथ नहीं थे क्या। तो हाँ, ये तरीका होता है कि आप अपने को अनमास्क मत कीजिए, हम्म, आप पहले से थोड़ा सा छुपा ढुका के रखिए, ताकि आपका आपके ऊपर उस ढंग का एक ठप्पा न लगे। हाँ, तो ये ठप्पा से बचने का है। और जब आज 24 दिन के लिए ईरान जैसा देश खड़ा हो गया, अकेले दम पर मैं कहूंगा खड़ा हो गया, इतने सुपर पावर्स के सामने खड़ा हो गया, तो भारत भी तो खड़ा हो सकता है। हमारे को तेल की जरूरत है, रूसी तेल की जरूरत है, हाँ रूसी बिल्कुल। तेल की जरूरत है, हम कहेंगे हम लेंगे। हम्म, दूसरा कि भाई ईरान से तो तेल आता था, 2019 तक आता था, हाँ तो फिर आप क्या करें, आज हम एक एक टैंकर के लिए जो है मोहताज हैं उस इलाके में, और सब लोग मोहताज हैं, हम ज्यादा हैं क्योंकि हमारी जरूरतें बहुत 90% 80% बाहर से ही आना है। तो हम्म, क्या हम अलास्का से तेल मंगवाएं कि हम कोशिश ये करें कि हारमुज की तरफ से आए जो सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ेगा। एकदम सस्ता पड़ता है, वहां से $80 लाने में लगेगा, यहाँ हम्म, से $8 लगता है, कहाँ हम्म, जाए हम। हम्म, हाँ, और अब जो रूस से तेल लगातार अब आने शुरू हुए, लेकिन गैस तो नहीं, गैस तो उधर ही से आता है, हम्म, आपका वो कतर का जो जिसको मार के गिरा दिया है हाँ, इसने, ईरान ने। तो और उस इलाके में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं भाई। तो हम्म, हम ये अमेरिका के चक्कर में ये अपना हित हित क्यों कर रहे हैं भाई। हम्म, ये सब तो तरीके से कहने का है, कहने का था, कहते आज भी कहते, पहले भी कहते, वो गलतियां हुई, और अभी चाहे अभी भी उतना खुल के नहीं बोल रहे। तो हम्म, भाई देखिए क्या है, भाई ईरान वाले तो इतने ताकतवर निकले कि डियागो गार्सिया जो उनका है वहां तक पहुंच गए लगभग। फिर आपने देखिए अभी इसी ढंग से हो रहा है, तो हमको भी तरीके तौर बदलने चाहिए। सच से सामना हुआ अच्छी बात है, और दूसरी बात है कि अब नए सिरे से नए सोच से आपको काम करना पड़ेगा। आपको एक और बात बताऊं, जी। रूस और चीन ने हम्म, कल से दो ऐसे बयान दिए हैं
जो कि हम ये मानते थे कि ये जो है एक एक क्या कहा जाए, खतरे का उन्होंने सायरन दिया, हम्म। ये मैं कहूंगा, रूस ने और चीन ने, हम्म। ये बताने के लिए अमेरिकियों को और बाकियों को कि भैया जो अब तुम कर रहे हो ये अब तुम रोको, या ये बहुत बेहद मतलब निकलता जा रहा है और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ये बात रूस से और चाइना के बयानों का मतलब आप निकालिएगा तो यही आता है। बिल्कुल। तो इसलिए अब ये सब जब बोल रहे हैं तो हमको भी अपना हिसाब किताब करना चाहिए। देखिए आज मेरा मानना है कि रूस की रूस से हमको बहुत जरूरत है, हाँ। ये बात बिल्कुल। तो समझ लीजिए। हम्म। हाँ, जब अमेरिका खिलाफ खड़ा था, सातवां बेड़ा भेजा था, तब भी हाँ। रूस हमारे साथ खड़ा था। साथ खड़ा था। वो 1971 में मैं कह रहा हूं। बिल्कुल तो सर। हम उसका साथ लगा के बीच में छोड़ दिए। तो ये सारी चीजें नहीं है, रीसेट करना है रिलेशनशिप को, और जरूरत पड़े तो चाइना की भी मदद लेनी चाहिए, और मेरा मानना है कि बदली हुई परिस्थितियों में करनी भी चाहिए, हाँ। क्योंकि ऐसे ही चलता है ना, ऐसे ही चलता है। हाँ। ये नहीं है कि हमारे ऊपर एक इजराइल का ठेप्पा लग जाए, भाई इजराइल को भी करो, लेकिन आप दूसरे को नाराज मत करो ना। हाँ। भाई ईरान से हमारा 7,000 साल का संबंध हाँ। है, पर्शियन कल्चर है, आप समझिए ना। वो सूरज की पूजा करते हैं और हमारे बिहार में सूरज की पूजा होती है, हाँ। दोनों में कनेक्शन बताया जाता है, मैं आपको हाँ। बताऊं, हाँ। आप समझिए। तो मतलब इस ढंग के संबंध रहे हैं, और पढ़ा लिखा भी देश है, ठीक है। कट्टरवादी इस्लामिक कट्टरवाद है उनका, तो एकदम थोड़ी है वो। आज का आपने आपके साथ उसने कौन सी डायरेक्ट दुश्मनी आज तक की है, ये बताइए, हम्म। है ना? कौन सी डायरेक्ट दुश्मनी की, हम्म। कब की, कब की है भाई? आपको तो छबार का पोर्ट का लिए इंतजाम कर दिया था बिल्कुल। उसने, तो अमेरिका ने उसमें रोक लगा दी, हाँ। है कि नहीं? तो हमको वो जल्दबाजी हमने जो की, उसमें अगर सुधार किया गया है और सच को मान लिया गया है, तो ये मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को के बातों से आज मुझे ये एहसास हुआ। जी। बिल्कुल सही बात की सर आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे भी सर, जब हम समस्या को स्वीकार करते हैं तभी उस समस्या का समाधान भी निकलता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि समस्या का समाधान भी निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए।